हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे। और कुछ लोग शायद ये मैसेज कर रहे थे कि आप थ्योरी क्यों नहीं करा रहे हो, थियोरी क्यों नहीं करा रहे हो। सो गाइज, आपको अंकित सर बता ही चुके हैं कि हम थोड़ा कंटेंट पर काम कर रहे हैं। वो कोर्स जब आएगा उसी में आपको मिलेगा, ओके। क्योंकि कंटेंट ऐसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो सर जैसे भी उसको लॉन्च करेंगे वैसे लॉन्च करेंगे अंकित सर। तो ये रीजन है कि थ्योरी अभी नहीं हो पा रही है, उस पर हम अलग से काम कर रहे हैं। वो इकट्ठी ही मिलेगी, वो कोर्स के थ्रू आपको मिलेगी, ओके। तो अभी जो है हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थ्योरी जो है आपको कोर्स में मिल जाएगी। तो जिन बच्चों को भी थोड़ा सा डाउट है वो एक बार अंकित सर के लाइव सेशन आप देख लिया करो, क्योंकि वो बताते हैं सब कुछ। उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी कुछ भी, बस मैं ये है कि मैं अभी फिलहाल अपनी डेली वीडियोज में आपको 10 क्वेश्चन के थ्रू करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये 10 क्वेश्चंस का अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन इज, यानी कि अपने कार्य के परिणामों को करने और अनुभव करने से सीखना क्या है। कौन से वाला सीखना होता है ये, यानी कि आप करके सीख रहे हैं, साथ ही साथ आप जो भी परिणाम निकल कर आ रहे हैं करने के बाद उसके एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं होगा, ये तो अलग चीज हो जाती है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं होगा। यहाँ पर कौन सी टाइप की लर्निंग होगी, तो ऑप्शन बी और सी में से एक क्वेश्चन ठीक होगा, सॉरी एक ऑप्शन ठीक होगा। तो देखो, वाइकेरियस लर्निंग क्या होती है, जब आप डायरेक्टली कुछ भी फील नहीं करते हो, ऑब्जर्व नहीं करते हो, डायरेक्टली आप पर कुछ नहीं आ रहा, बल्कि आप इनडायरेक्टली देख रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज आपने किसी बच्चे को पनिशमेंट लेते हुए देखा किसी चीज के लिए, तो आपने ये सीखा कि भाई मैं भी ये नहीं करूंगा वरना मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये इस तरह की जो लर्निंग होती है वाइकेरियस लर्निंग होती है। आपने देखा कि एक बच्चे ने बहुत अच्छा गाना गाया तो उसको सबने शाबाशी दे दी और उसके बाद क्लैपिंग्स हो गई, उसको प्राइज मिल गया। तो आपने देखा कि हाँ भाई मैं भी गाना चाहता हूँ, इसको प्राइज मिला, मुझे भी चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज वाइकेरियस लर्निंग। जो भी आप डायरेक्टली फील नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं इफेक्ट कर रहा है, लेकिन किसी सामने वाले को देखकर उसको क्या मिल रहा है किसी चीज के लिए, उसके कंसिक्वेंसेस को देखकर आप सीखते हो, वाइकेरियस होता है। तो यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट है कि लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द कंसिक्वेंसेस। मतलब आप डायरेक्ट करके देख रहे हो और उसके बाद कंसिक्वेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव लर्निंग। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है ए चाइल्ड विद इम्पेयरमेंट में एक्सपीरियंस डिसेबिलिटी। तो भाई एक कमजोर बच्चा है, कमजोरी के साथ है, कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट है उसको, कोई किसी भी तरह का हो सकता है, वो स्पीच में हो सकता है, वो हियरिंग में हो सकता है, कोई इम्पेयरमेंट है, लेकिन वो डिसेबिलिटी हो सकती है, उसके अंदर ये डिसेबिलिटी बन सकती है अगर विकलांगता का अनुभव उसको हो सकता है। मतलब उसको अनुभव हो सकता है कि मैं विकलांग हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उसको थोड़ा सा इम्पेयरमेंट है, लेकिन आप उसको विकलांग शो कर रहे हैं एक तरह से। तो ये कब एक्सपीरियंस करेगा वो, ये आपको बताना है। शी और ही इज रेप्रीमेंडेड फॉर इनकम्प्लीट टास्क। अगर उसे फटकार लगाई जाती है, अपूर्ण कार्य किया उसने और टीचर ने डांट लगा दी कि नहीं आपने तो काम पूरा नहीं किया, ये वो, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस एक टास्क में अप्रिशिएटेड नहीं की जाती है टीचर के द्वारा। he or she is functioning in an environment that impacts child's successful performance at a task। तो वो एक ऐसा वातावरण में है जहां कार्य में बच्चे के सफल प्रदर्शन को प्रभावित करता है। तो देखो, ये अब जो सी ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा ऑप्शन है कि किस तरह से प्रभावित करता है ये नहीं पता, कि अच्छे तरह से प्रभावित कर रहा है या नेगेटिव वे में प्रभावित कर रहा है। वैसे अगर क्वेश्चन की सेंस देखें तो थोड़ा नेगेटिव वे में ही है ना। तो यहाँ पर ये बताना है बेसिकली कि कौन सा, किस में बेसिकली वो डिसेबिलिटी की फीलिंग उसके अंदर आ सकती है। कॉन्स्टेंटली कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन हु परफॉर्म वेल इन सर्टेन टास्क, ओके। तो अब देखो यहां पर क्या होगा आंसर, यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। ये इसलिए ठीक होगा क्योंकि यहां पर क्या बोला है कि एक इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी जैसी फीलिंग हो सकती है। अगर क्या हो, आप कॉन्स्टेंटली उसको कंपेयर करे जा रहे हो, है ना। उसको बच्चे को पता है कि हाँ भाई मेरे अंदर इम्पेयरमेंट है, आप लगातार उसको कंपेयर कर रहे हो दूसरे बच्चों से जो अच्छा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या दर्शा रहे हो, उस बच्चे को आप ये दर्शा रहे हो कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, देखो दूसरे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। सपोज हमारी 40 बच्चों की क्लास में 2 बच्चे इम्पेयरमेंट वाले हैं, आप सपोज कर लीजिए, ठीक है। जब भी वो कुछ काम करते हैं आपने स्टार्ट कर दिया, अरे तुमसे तो ये भी नहीं हो रहा, तुम तो ये भी नहीं कर सकते हो, देखो दूसरे बच्चों को देखो, दूसरे बच्चों को देखो, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। मतलब आप कॉन्स्टेंटली वर्ड यूज किया गया है, लगातार आप उस बच्चे को ऐसे परेशान कर रहे हो, उसको कंपेयर किए जा रहे हो दूसरों के साथ। तो ये 2 बच्चे क्या फील करेंगे कि बाकी के 38 में भाई कुछ तो ऐसा गुण है ना जो हम में नहीं है, हम में इंपेयरमेंट है, इसका मतलब उसी की वजह से है। तो ये अपने आप को डिसेबल समझेंगे एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में जो है बच्चा बिल्कुल डिसेबिलिटी वाली फीलिंग उसके अंदर
आ जाएगी। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक फटकार लगाई है, ये बार बार नहीं हो रहा, क्या पता इसके बाद टीचर भी वो कर ले, है ना। एक बार की फटकार में कोई नहीं डिसेबिलिटी फील करता, लेकिन आप बार बार करोगे ना तो चीजें गलत हो जाती हैं। तो ये भी है कि आप तारीफ नहीं की तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो डिसेबिलिटी फील करेगा, और इसका मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन ए सिलेक्शन टेस्ट पास आउट ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स आर कंपीटिंग। एक सिलेक्शन टेस्ट में पास आउट्स ऑफ डिफरेंट बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स के, सीबीएसई होगा, आईसीएसई हो गया, इन सबके जो बोर्ड्स के वो हैं वो कंपीट कर रहे हैं, एक तरह से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू इंटरप्रेट देयर स्कोर ऑन अचीवमेंट। तो क्या टेक्निक होगी, सबसे अच्छी तकनीक क्या हो गई उपलब्धि पर उनके स्कोर की व्याख्या करने के लिए। सो देखिए, मीडियन यहां पर नहीं होगा, रेंज भी नहीं होगा, यहां पर टी स्कोर और टी टेस्ट में से यहां पर आंसर होगा। तो बेसिकली इस तरह के जब कंपैरिजंस किए जाते हैं वो टी स्कोर पर किए जाते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड होता है, जिसके लिए आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, रिसर्च वाला, ठीक है। तो यहाँ पर टी स्कोर जो होता है वो यहाँ पर कंपिटिशन जब होता है, कंपैरिजंस होते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू जो है स्कोर निकाला जाता है कि कौन आपसे ऊपर कौन आपसे नीचे, इस तरह का, तो ये टी स्कोर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ए स्टूडेंट कैन करेक्टली कैटेगराइज ए ज्योमेट्रिकल शेप। तो जब एक छात्र जो है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को कैटेगराइज कर सकता है, उसको किसी कैटेगरी में डाल सकता है, तो ये क्या होता है, डिक्लेरेटिव नॉलेज है, सेल्फ रेगुलेटरी, प्रोसीजरल या फिर कंडीशनल नॉलेज। तो देखिए, डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है, बेसिकली आपको कंसेप्ट का पता है ना, आपको कंसेप्ट का पता है कि ठीक है ये कंसेप्ट है, ज्योमेट्रिकल शेप का आपको कंसेप्ट पता है, तो ये आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज है। आपको रिलेशनशिप्स पता है डिफरेंट इसके कंसेप्ट्स में, ठीक है, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो उस चीजों को। तो ये एक ज्योमेट्रिकल शेप जो होगी, मतलब ये एग्जाम्पल जो है ये डिक्लेरेटिव नॉलेज का एग्जाम्पल है, अगर आप इसके कंटेंट का आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप कैटेगराइज कर रहे हो उस डिक्लेरेटिव मतलब उस ज्योमेट्रिकल शेप को। सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज होगी नहीं यहाँ पर, प्रोसीजरल और कंडीशनल। तो प्रोसीजरल होती है कि आपको किसी चीज को कैसे करना है उसका प्रोसीजर पता है, आपको पता है हाउ टू डू एडिशन, है ना, तो आपको एडिशन करना आता है, आपको ये पता है कि 14+2 को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे 10+4+2 भी लिख सकते हैं, या फिर 4+2+10 भी लिख सकते हैं, ये आपको प्रोसीजर पता है, पूरा एल्गोरिथम पता है। तो इस तरह की नॉलेज जो है प्रोसीजरल नॉलेज होती है। अब ये कंडीशनल नॉलेज क्या है, जब आपको ये पता है कि आपको किस तरह से डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल नॉलेज को यूज करना है, तो ये आपकी होती है कंडीशनल नॉलेज। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप का भी पता होना चाहिए, फिर आपको यहाँ पर कैटेगराइज करना भी आना चाहिए कि आपको किन कारकों को देखकर उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से आप डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल नॉलेज का जो है वो यूज करेंगे, तो इस टाइप की नॉलेज को हम बोलते हैं कंडीशनल नॉलेज। ओके, कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बीइंग नीड्स इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो की जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें सभी मतलब आपने पढ़ी होगी अब तक, मेरे हिसाब से तो पढ़ी ली होगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, चलो डीप में नहीं पढ़ी होगी लेकिन कुछ तो पढ़ी होगी, क्योंकि आप लोग जो हैं वो सीटेट या कुछ ना कुछ करके आए हैं। मतलब मैं ये ऐसी आशा करती हूँ कि काफी लोग यहाँ पर सीटेट क्लियर कर चुके होंगे, तो उन लोगों को पता होगा कि मैस्लो ने जो अपनी पूरी हायरार्की की थ्योरी दी है, इस तरह से पूरी नीड्स को उन्होंने बेसिकली वो किया है, कैटेगराइज किया है कि ठीक है ये कुछ नीचे वाली नीड्स होती हैं, पहले हम इन जरूरतों को पूरा करते हैं, फिर इन पे पहुंचते हैं, फिर इन पे, और फिर हम फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंचते हैं। तो अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बीइंग नीड्स है वो कौन सी नीड्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है एस्टीम नीड्स, कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक, लव एंड बिलोंगिंगनेस। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉग्निटिव नीड्स और एस्थेटिक नीड्स होंगी ये दोनों ही आपकी बीइंग नीड्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3, तो ये हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बीइंग नीड्स क्या होती हैं, जब अगर ये आपकी पूरी हो गई तो इसके बाद आप और आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, जबकि एस्टीम नीड्स हो गई, लव एंड बिलोंगिंगनेस, और दूसरी नीड्स जो हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को छोड़कर, क्योंकि बीइंग नीड्स में एस्थेटिक, कॉग्निटिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो ये जो बाकी हैं डेफिशिएंसी नीड्स हैं, इनको पूरा होने के बाद आप सेटिस्फाई से हो जाते हो और फिर आगे आप एफर्ट्स नहीं करते हो। लेकिन जो हायर लेवल की जो नीड्स होती हैं, जिनको हम बीइंग नीड्स कहते हैं, इनको सेटिस्फाई होने के बाद आप और आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म इन एजुकेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा और सीधा क्वेश्चन है आपका बेसिकली। तो थ्योरी ऑफ सोशलिज्म इन एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय रसेल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है वो कोलबर्ग की थ्योरी जो थी मॉरल डेवलपमेंट की, उसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया है।
तो देखिए, जो कोलबर्ग की पूरी थ्योरी थी, उन्होंने पूरा मॉरल रीजनिंग के ऊपर और इसमें जो डायलेमा की बात करते हैं, मॉरल डायलेमा की बात करते हैं, उन सब चीजों की बात करते हैं। तो यहां पर आपको ये देखना कौन सा फैक्टर वहां पर इन्वॉल्व नहीं था। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इंडिविजुअलिज्म एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म जो होता है, एक तरह से व्यक्तिवाद जो होता है, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इंसान जो है अपने पर्सपेक्टिव को देखते हुए भी मॉरल रीजनिंग करता है। फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की तो बात करते ही करते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी मैटर करती हैं, क्योंकि जो उसने हाइंज डायलेमा की बात की है कोलबर्ग ने, जिसमें वो अपनी बीवी के लिए वो एक पर्टिकुलर ड्रग जो है वो लाने के लिए चोरी कर लेता है, या जो भी है वो कहानी उन्होंने एक बुनी थी, उसमें ऑब्वियसली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो है ही ना, क्योंकि उसकी अपने वाइफ से इतना कनेक्शन है कि वो उसको मरता हुआ भी नहीं देख सकता था उस पूरी स्टोरी में, इसलिए वो दवाई की चोरी करता है। जो भी था, ये भी होता है, तो ये भी मैटर करता है। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल राइट जैसा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मतलब उनकी थ्योरी में एक्सेप्ट किया गया है जिसको। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि नॉट एक्सेप्टेड इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ये सारे फैक्टर वो करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध हुआ है, या फिर सामाजिक अनुबंध के बेस पर जो है सामाजिक अधिकार है, ये इन चीजों की बातें कोलबर्ग नहीं करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली कॉग्निटिव उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि पियाजे से प्रभावित थे वो। तो ये तीन चीजें तो उन्होंने बात की है इनकी, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल राइट की बात नहीं करते हैं। मतलब सोशल जस्टिस की बात करते हैं वो, लेकिन राइट और ये कॉन्ट्रैक्ट का नहीं बात करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next है when a pupil's misbehavior persists even though the teacher punishes the child for each infraction, the teacher probably is following the theory of। तो भाई ये है कि जो बार बार जो उस बच्चे का मिसबिहेवियर होता है, बार बार वो परसिस्ट कर रहा है, हालांकि टीचर जो है बार बार उसको पनिशमेंट दे रहा है हर गलती के लिए। तो यहाँ पर जो है टीचर क्या करना चाह रहा है, कौन सी थ्योरी को फॉलो कर रहा है? सरकाज़्म है, सरकाज़्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर। रिट्रीब्यूशन है, रिट्रीब्यूशन देखिए होता है जब आप किसी को पनिशमेंट देते हो किसी चीज के लिए, है ना, आपने जो किया है उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल रही है। तो देखो यहाँ पर बार बार जो है टीचर पनिशमेंट ही दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पनिशमेंट। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जो है ये पनिशमेंट से अलग होता है, ये पनिशमेंट नहीं होता है। और कॉर्पोरल पनिशमेंट की यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है कि उनको शारीरिक दंड दिया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि बच्चे को जो है मतलब सजा दी जाती है। अब किस तरह की सजा है ये हमें नहीं पता है। तो रिट्रीब्यूशन इज लाइक पनिशिंग समवन फॉर सम एक्ट, या जो भी उन्होंने किया है किसी एक्ट के लिए, ठीक है। तो ये रिट्रीब्यूशन का एग्जांपल होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, स्किल, एबिलिटीज एंड वैल्यूज आर कॉमनली असिस्टेड। तो जब आप स्किल्स, एबिलिटी और वैल्यूज किसी की देखते हैं, उनको असेस करते हैं, किस तरह की गाइडेंस या काउंसलिंग की बात है यहाँ पर? तो वोकेशनल गाइडेंस हो गई, करियर काउंसलिंग हो गई, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, या फिर क्लिनिकल काउंसलिंग है। तो देखिए यहाँ पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और क्लिनिकल काउंसलिंग नहीं होगा। आप किसी की स्किल्स, एबिलिटीज, उसका पैशन, उसकी वैल्यूज को आप जज कर रहे हैं, ताकि आप देख सके कि उसको किस करियर की जरूरत है। करियर में जब काउंसलिंग होती है, बेसिकली ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। देखिए करियर काउंसलिंग क्या होती है कि आप बच्चे को किसी पर्टिकुलर करियर को ऑप्ट करने के लिए काउंसिल करते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर आप उसकी स्किल्स को भी देखते हैं, आप उसकी एबिलिटीज को, उसकी वैल्यूज को, उसके पैशन को, इन सारी चीजों को देखते हैं, उसके इंटरेस्ट को भी देखते हैं आप यहाँ पर कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस करियर की तरफ उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। तो आप शुरू में ही जो है किसी स्पेशल चिल्ड्रन जो होता है उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, मतलब चाहते हैं कि बच्चे को भी डिसेबिलिटी या कुछ भी हुआ है तो आप तभी आइडेंटिफाई कर ले उस चीज को। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है ऐसा करना? परसुएड देम टू अटेंड स्पेशल स्कूल, क्योंकि आप उन्हें जल्दी से जल्दी विशेष स्कूल में भेजना चाहते हैं। हेल्प देम टू कोप विद देयर स्पेशल स्टेटस, या फिर आप उनकी विशेष स्थिति का सामना करने में मदद कर रहे हैं। प्रिवेंट सेकेंडरी डिसेबिलिटी, आप नहीं चाहते कि दूसरी वाली डिसेबिलिटीज हो जाएं। डिस्करेज देयर सेल्फ एफर्ट्स, तो ये तो देखो नेगेटिव ऑप्शन ही होगा। डिस्करेज तो हम करना ही नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ स्पेशल स्कूल में भी नहीं भेजना चाह रहे हैं, हम बेसिकली उसको हेल्प करना चाह रहे हैं, है ना, ताकि अगर आपको पता चल जाए कि हाँ पे किसी पर्टिकुलर बच्चे में ये है, स्पेशल चिल्ड्रन है, आप या तो हो सकता है कि वो बच्चा गिफ्टेड भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, हम ये भी कह सकते हैं गिफ्टेड हो सकता है बच्चा, वो भी स्पेशल होता है। या फिर कोई बच्चा स्लो लर्नर भी हो सकता है, या फिर कोई इंपेयरमेंट हो सकता है, उसको कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। तो आप उसको हेल्प करेंगे उस चीज की सामना करने में, उस चीज में उसकी मदद करेंगे।
तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन वैसे ना सी ऑप्शन जो है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर ये है कि आप सेकेंडरी डिसेबिलिटीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसलिए आप पहली, लेकिन हमारा जो मेन एम होता है, क्या हमारा यही एम होता है कि हमने एक उसकी डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई कर ली, उसका स्पेशल स्टेटस जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि भाई ठीक है वो दूसरी वाली डिसेबिलिटी ना हो। हमारा एम ये नहीं होता है, हमारा एम ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी सुधार कर पाए, हम जल्दी से जल्दी उस बच्चे की मदद कर पाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड आपको थ्योरी वाली बात भी आई होप कि समझ में आ गई होगी। फिर से बता देती हूँ, थ्योरी आपको कंटेंट जो है वो आपको कोर्स में मिलेगा। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं हर सब्जेक्ट में, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।